नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 15 मार्च को, 21 जून को, 2 अक्टूबर को। आंसर 15 मार्च को। अब देख लेते हैं व्याख्या। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में उपभोक्ताओं के अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक माध्यम है। आपको बता दें कि यह पहली बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 1983 को उपभोक्ता समूहों के एक संघ कंज्यूमर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था। तब से यह उपभोक्ताओं, व्यवसायों और सरकारों द्वारा वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया है। अब अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट का सम्मान सूत्र क्या है? C4H2O N, C6H2O N, CH2O N, C2H2O N। आंसर CH2O N, ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं व्याख्या। कार्बोहाइड्रेट सजीवों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक है और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होता है। इनका आधारभूत सूत्र CH2O N होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। इन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है क्योंकि इन्हें कार्बन का हाइड्रेट माना जा सकता है। इनमें से अधिकांश का सम्मान सूत्र CxH2O है। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहा जाता है। इनमें से कुछ का मीठा स्वाद होता है और उन्हें ग्लूकोज कहा जाता है। आपको बता दें कि सामान्यतः 7 से 9 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, जबकि खेलने के दौरान 20 से 25 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन तक पहुंच सकती है। अब अगला प्रश्न, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, साइनोकोबालामीन, कैरोटीन, थायमीन। आंसर नियासिन, ऑप्शन ए। अब व्याख्या। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। नियासिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है, जो एक पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B3 कोलेस्ट्रॉल को कम करने, गठिया को कम करने और मस्तिष्क समारोह को बढ़ावा देने में मदद करता है। नियासिन शरीर में एक एंजाइम के रूप में काम करता है। आपको बता दें कि यह पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने, कोलेस्ट्रॉल और वसा बनाने, DNA बनाने और मरम्मत करने का काम करता है। इसकी कमी से डिप्रेशन, सिर दर्द, थकान, याददाश्त कमज़ोर होना और मतिभ्रम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः क्या कहलाता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स। आंसर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं व्याख्या। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। यह हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट आलू, शकरकंद, चावल, गन्ना, अंजीर, गेहूँ, मक्का, बाजरा एवं मीठे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट की कमी से रक्त शर्करा का स्तर कम हो सकता है, जिसे हाइपोग्लाइकेमिया कहा जाता है, जिससे कमजोरी महसूस करते हैं। क्योंकि यह एकाग्रता को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि आपके मस्तिष्क को सोचने और सीखने के लिए ईंधन की अच्छी आपूर्ति की आवश्यकता होती है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फॉपोफी है? मानव, शैवाल, जंतु, कवक। आंसर शैवाल, ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। पोषण की वह प्रणाली जिसमें जीव स्वयं अपने भोजन को संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण, ऑटो बराबर स्व, ट्राफोन्स बराबर पोषण कहा जाता है। इसलिए पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। आपको बता दें कि हरे पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी के उदाहरण हैं। हरे पादप और शैवाल प्रकाशपोषी होते हैं। वे सूर्य के प्रकाश से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को ग्लूकोज के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसलिए पालक, टमाटर, केला आदि भी स्वपोषी के उदाहरण हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रुधिर
वर्णक HB की कमी से होने वाला रोग है मलेरिया, एनीमिया, रेबीज, कॉलेरा। आंसर एनीमिया। अब देख लेते हैं व्याख्या। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन HB की कमी से रक्त लापता एनीमिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है जो शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। आपको बता दें कि रक्त में हीमोग्लोबिन का निचला स्तर आयरन की कमी यानी एनीमिया होता है। शुरुआत में आयरन की कमी के बाद हीमोग्लोबिन का अवशोषण शरीर में जमा आयरन से होने लगता है और जब जमा आयरन शरीर में आयरन की कमी को पूरा नहीं कर पाता है तो लौह की कमी से एनीमिया होने लगता है। अगला प्रश्न, मौलिक टेस्ट किसके लिए उपयोगी है? वसा के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, म्यूकोप्रोटीन के लिए, फ्लेवोप्रोटीन के लिए। आंसर कार्बोहाइड्रेट के लिए। ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। मौलिक परीक्षण कार्बोहाइड्रेट या उन यौगिकों के लिए एक परीक्षण है जिन्हें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में फरफ्यूरल या फरफ्यूरल व्युत्पन्न में निर्जलीकृत किया जा सकता है। इस तरह मौलिक का परीक्षण किसी दिए गए परीक्षण नमूने में कार्बोहाइड्रेट अणुओं की उपस्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस परीक्षण का नाम चेक ऑस्ट्रियाई वनस्पति शास्त्री हम्स मौलिक के नाम पर रखा गया है, जिन्हें इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अंग से HCl अम्ल का स्रावण होता है? मुख गुहा, भोजन नली, पेट, छोटी आंत। आंसर पेट। ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं व्याख्या। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के पेट अथवा अमाशय में स्रावित होता है जो हमारे शरीर को रोगजनक जीवाणु को मारने में मदद करता है। आपको बता दें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस का मुख्य घटक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन की प्रक्रिया के दौरान पेट द्वारा गठित पाचन तरल पदार्थ है। यह खाद्य कणों में मौजूद हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करके कार्य करता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोहा का नहीं है? O2 का परिवहन, प्रतिरक्षा कार्य, मस्तिष्क कार्य, जीन रेगुलेशन। आंसर जीन रेगुलेशन। ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं व्याख्या। जीन रेगुलेशन लोहा का कार्य नहीं है। शरीर हीमोग्लोबिन बनाने के लिए लोहे का उपयोग करते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन जो फेफड़ों से शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और मायोग्लोबिन एक प्रोटीन जो मांसपेशियों को ऑक्सीजन प्रदान करता है। आपको बता दें कि आपके शरीर को कुछ हार्मोन्स बनाने के लिए भी आयरन की आवश्यकता होती है। अब अगला प्रश्न, टमाटर में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? आइकोपीन और बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन और नियासिन, कैल्शियम और फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। आंसर 1, 2 और 3। ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं व्याख्या। टमाटर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस व विटामिन सी पाए जाते हैं। लाइकोपीन के अलावा टमाटर में पोटेशियम, नियासिन, विटामिन B6 और फॉलेट होते हैं जो दिल की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि टमाटर में 2 एंटी एजिंग कंपाउंड्स आइकोपीन और बीटा कैरोटीन भी होते हैं। टमाटर कैल्शियम, विटामिन के और लाइकोपीन का स्रोत है जिन्हें हड्डियां मजबूत बनाने और उनकी स्थिति बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है। चूँकि टमाटर की खुराक बढ़ाने से एसिडिटी की शिकायत दूर हो जाती है। हालांकि टमाटर का स्वाद अम्लीय खट्टा होता है, लेकिन यह शरीर में क्षारीय लवणीय प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है। टमाटर त्वचा के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। यह झुर्रियों को कम करता है और रोम छिद्रों को बड़ा करता है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार वसा का संबंध तेल से है, ठीक उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट का संबंध किससे होगा? दुग्ध, चावल, वनस्पति घी, दाल। आंसर चावल। कार्बोहाइड्रेट का संबंध चावल से है। अब देख लेते हैं व्याख्या। जिस प्रकार वसा का संबंध तेल से है, ठीक उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट का संबंध चावल से है। 100 ग्राम चावल में 78 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए चावल में रोटी से कम प्रोटीन होता है। इसमें भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और फाइबर कम होता है। चावल में कम फाइबर और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है जो ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाता है।
आपको बता दें कि इसके अलावा चावल में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, थायमीन और मिनरल्स जैसे पोषक तत्व समाये होते हैं। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 25 मार्च को, 11 जून को, 2 अक्टूबर को। आंसर 30 जनवरी को। अब देख लेते हैं व्याख्या। हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इस प्राचीन बीमारी के बारे में शिक्षित करना था, जो कि अब आसानी से ठीक हो सकती है। जबकि प्रत्येक वर्ष जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि विश्व कुष्ठ दिवस की स्थापना वर्ष 1954 में फ्रांसीसी समाजसेवी राउल फोलेरेउ द्वारा की गई थी। यह दिन दुनिया भर में कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। इसलिए कुष्ठ रोग को हैनफेन रोग भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग एक चिरकालिक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु के कारण होता है। अब अगला प्रश्न, कोलेजन निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। आंसर प्रोटीन, ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं व्याख्या। कोलेजन एक स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन का समूह है। मानव शरीर में कोलेजन बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। आपको बता दें कि वे खाल, हड्डियों की मांसपेशियों और शिराओं में पाए जाते हैं। कोलेजन शरीर के विभिन्न संयोजी ऊतकों में मुख्य संरचनात्मक प्रोटीन है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है? लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, हेपेटोसाइट। आंसर लिम्फोसाइट। अब देख लेते हैं व्याख्या। एक लिम्फोसाइट सफ़ेद रक्त कोशिका का एक प्रकार है जो प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को संक्रमण से बचाती है और इनमें कोशिकाओं, रसायनों, ऊतकों और अंगों का एक जटिल नेटवर्क शामिल होता है। अतः प्रतिरक्षा प्रणाली एक शक्तिशाली रक्षा का आयोजन करती है जिसमें विशिष्ट एंटीबॉडी अणुओं और लिम्फोसाइटों का उत्पादन होता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रुधिर प्लाज्मा का मान है? 7.4, 7.8, 6.9, 6.3। आंसर 7.4, ऑप्शन ए। व्याख्या। मानव रक्त प्लाज्मा में 7.35 से 7.45 की pH सीमा होती है जो रक्त को थोड़ा क्षारीय बनाती है। इसलिए शरीर के कुल रक्त का लगभग 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा रक्त का एक तरल हिस्सा है जिसमें 92% पानी और 55% रक्त की मात्रा होती है। अगला प्रश्न, इंटरफेरॉन्स निम्नलिखित में से क्या है? एंटी जीवाणु प्रोटीन, एंटी विषाणु प्रोटीन, जटिल प्रोटीन, एंटी काइलोटिंग प्रोटीन। आंसर एंटी विषाणु प्रोटीन, ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। इंटरफेरॉन एंटी विषाणु प्रोटीन है। इंटरफेरॉन प्रोटीन है जो शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा का हिस्सा है। आपको बता दें कि ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बताते हैं कि रोगाणु या कैंसर कोशिकाएं शरीर में है अथवा नहीं। इंटरफेरॉन को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि वे वायरस के साथ हस्तक्षेप करते हैं और उन्हें बढ़ने से रोकते हैं। अब अगला प्रश्न, एक बीमारी के लिए वह वैज्ञानिक शब्द जो चक्कर आने के लिए उत्तरदायी होता है? मधुमेह, मस्तिष्काघात, वर्टिगो। प्रयुक्त में से कोई नहीं। आंसर वर्टिगो, ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं व्याख्या। वर्टिगो एक प्रकार का बैलेंस डिसऑर्डर यानी असंतुलन से संबंधित एक विकार है जो शरीर में ब्लड की सप्लाई कम होने से ब्लड प्रेशर गिरने लगता है, जिस वजह से वर्टिगो का अटैक आ सकता है। आपको बता दें कि वर्टिगो में व्यक्ति को अचानक ही असहज महसूस होने लगता है। वर्टिगो की समस्या होने पर आपको अचानक ही चक्कर आ सकता है। लगातार काम करते रहने के चलते खान पान को अवॉइड करने की गलती भी इसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि इससे काम करने के लिए बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती जिसकी उसे ज़रूरत होती है। अब अगला प्रश्न, आलू में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? विटामिन सी और विटामिन B6, कोलेस्ट्रॉल, पोटेशियम और मैग्नीज, डाइटरी फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1, 3 और 4, केवल 1 और 3,
1, 2, 3 और 4। आंसर केवल 1, 3 और 4। ऑप्शन बी। विटामिन सी और विटामिन B6, पोटेशियम और मैग्नीज, डाइटरी फाइबर। अब देख लेते हैं व्याख्या। आलू में कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन और अमीनो एसिड, पोटेशियम, विटामिन और ट्रेस मिनरल्स जैसी जरूरी पोषक तत्व होते हैं, लेकिन आलू में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। ये पोषक तत्व हृदय के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको बता दें कि फाइबर रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है और पोटेशियम दिल की रक्षा करने में मदद करता है। 173 ग्राम के आलू से 161 कैलोरी, 4.3 ग्राम प्रोटीन, 36.6 ग्राम कार्ब्स और 3.8 ग्राम फाइबर और विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम, मैग्नीज जैसे अति आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रांची में, हैदराबाद में, मैसूर में, लखनऊ में। आंसर मैसूर में। ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं व्याख्या। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI मैसूर कर्नाटक में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 21 अक्टूबर 1950 को मैसूर कर्नाटक में की गई थी। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CFIR की एक घटक प्रयोगशाला है। अब अगला प्रश्न। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, आयरन। आंसर आयरन। ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं व्याख्या। पालक में लौह और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। कच्चे पालक में उच्च मात्रा में ऑक्सलेट होते हैं जो अमाशय और छोटी आंत में कैल्शियम और आयरन के अवशोषण को रोकते हैं। आपको बता दें कि पालक से प्रोटीन, खनिज, आयरन और बहुत सारे विटामिन, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन और विटामिन सी प्राप्त होते हैं। पालक पोषक तत्वों से युक्त कम कैलोरी वाला पौधा है। अब अगला प्रश्न। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 4 फरवरी को, 25 मार्च को, 13 जून को। आंसर 4 फरवरी को। ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने व इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC के नेतृत्व में विश्व कैंसर दिवस मनाने का प्राथमिक लक्ष्य कैंसर और इस बीमारी के कारण होने वाली मौतों को कम करना है। वर्ष 1933 में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया था। अब अगला प्रश्न। एमिनो एसिड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? अंडा, दालें, सोयाबीन, काजू, पालक, ब्राउन राइस, ओट्स, चिकन, साबुत अनाज। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। आंसर 1, 2 और 3। अंडा, दालें, सोयाबीन, काजू, पालक, ब्राउन राइस, ओट्स, चिकन, साबुत अनाज। अब देख लेते हैं व्याख्या। प्रश्नगत सभी पोषक अंडा, दालें, सोयाबीन, काजू, पालक, ब्राउन राइस, ओट्स, चिकन, साबुत अनाज में एमिनो एसिड पाया जाता है। आपको बता दें कि अंडे प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। इसके कारण ये प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। पनीर भी इस लिस्ट में शामिल है। अगला प्रश्न। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर के लौड़ों का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकर सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। आंसर शरीर की ऊष्मा का क्षय। ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, अर्थात यह शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। अब अगला प्रश्न। वह कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आंसर विटामिन सी। अब देख लेते हैं व्याख्या। विटामिन सी जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। खट्टे फलों के अलावा भी बहुत से आहार विटामिन सी के समृद्ध होते हैं।
आपको बता दें कि विटामिन सी सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक माना जाता है, जो कि खट्टे फलों में एंटीऑक्सीडेंट मुख्य रूप से बायोफ्लेवोनोइड्स जैसे फेनोलिक यौगिक होते हैं और खट्टे फलों में बायोएक्टिव गुण भी होते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। आंसर विटामिन सी। अब देख लेते हैं व्याख्या। विटामिन सी की कमी होने से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। यह स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं और रक्त स्राव मसूड़ों के आसपास और जोड़ों में हो सकता है। इससे मसूड़े सूज जाते हैं और बैंगनी व स्पंज जैसे हो जाते हैं। इसके कारण दांत ढीले हो जाते हैं। आपको बता दें कि विटामिन सी मसूड़ों को स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद करता है, रक्त स्राव को भी रोकता है, यह संक्रमण से लड़ने में भी मददगार है। अब अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। आंसर पोटेशियम। व्याख्या। पोटेशियम दिल की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। पोटेशियम हमारे शरीर की कोशिकाओं में विद्युत गतिविधि को बनाए रखता है। जब पोटेशियम का स्तर कम होता है तो यह उच्च विद्युत गतिविधि वाली कोशिकाओं जैसे तंत्रिकाएं, मांसपेशियां और हृदय को प्रभावित करता है। अब जब पोटेशियम का स्तर 3.6 mmol/L से कम होता है तब पोटेशियम की कमी या हाइपोकैलेमिया होता है। अब अगला प्रश्न, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास और उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने और हड्डियों के विकास। अब देख लेते हैं व्याख्या। मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता। मानव शरीर में हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम उपयोगी है। आपको बता दें कि रक्त के परिसंचरण, मांसपेशियों को स्थानांतरित करने और हार्मोन स्रावित करने के लिए शरीर को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसलिए शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने और उपयोग करने में मदद करने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। अब अगला प्रश्न, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा से सुमेलित है? विटामिन ए रिकेटस, विटामिन B1 बेरीबेरी, विटामिन सी स्कर्वी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल दो और तीन, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। आंसर केवल 2 और 3। विटामिन B1 बेरीबेरी, विटामिन सी स्कर्वी। अब देख लेते हैं व्याख्या। रिकेटस विटामिन डी की कमी से जुड़ा रोग है। रिकेटस नामक बीमारी सीधे हड्डियों को प्रभावित करती है, जबकि विटामिन ए त्वचा की कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। इसलिए इसकी कमी से एक्जिमा जैसी त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपको बता दें कि इसकी कमी से त्वचा शुष्क, खुजली और सूजन वाली बनती है। विटामिन ए की कमी से आँखों में रतौंधी, आँख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे तथा कार्निया सूखना शुरू हो जाता है। अब अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी, कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी। आंसर कीमोथेरेपी। अब देख लेते हैं व्याख्या। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन्स थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, बायोमार्कर टेस्टिंग आदि का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसके अलावा कोबाल्ट थेरेपी का प्रयोग भी कैंसर के उपचार में किया जाता है। आपको बता दें कि रेडियो समस्थानिक कोबाल्ट 60 से कैंसर के इलाज के लिए गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न, बीमारियों और उनके जांच की सही रूप में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विडाल टेस्ट, टाइफाइड, डिक टेस्ट, स्कारलेट फीवर, टर्निकेट टेस्ट, डेंगू बुखार, आर फैक्टर, एड्स। आंसर आर फैक्टर, एड्स। अब देख लेते हैं व्याख्या। प्रश्नगत बीमारियों के लिए जांच के सही मापक निम्न प्रकार हैं: विडाल टेस्ट, टाइफाइड, डिक टेस्ट, स्कारलेट फीवर, टर्निकेट टेस्ट, डेंगू बुखार, आर फैक्टर,
गाठिया और एलिफेटिव एड्स। अतः एलिफेटिव एड्स रोग की जांच के लिए, जबकि आर फैक्टर गाठिया रोग के लिए जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? फ्रुक्टोज, डेक्स्ट्रीन, गैलेक्टोज, माल्टोज। आंसर माल्टोज। अब देख लेते हैं व्याख्या। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है जो एक साथ जुड़े दो ग्लूकोज अणुओं से बना होता है, जबकि ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। माल्टोज एक कार्बनिक यौगिक है। आपको बता दें कि यह शर्करा मुख्यतः माल्ट द्रव में पाई जाती है। इस शर्करा में ग्लूकोज के दो अणु परस्पर ग्लाइकोसाइडिम बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। माल्टोज सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। माल्टोज टेस्ट में मीठा होता है। अब अगला प्रश्न, मूली में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? विटामिन सी, फ्लेवोनाइड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, डाइटरी फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1, 3 और 4, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। आंसर 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं व्याख्या। मूली रेडिश एक कम कैलोरी वाली सब्जी होती है और पोषक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला का एक अच्छा स्रोत होती है। आपको बता दें कि 100 ग्राम मूली में 16 किलो कैलोरी ऊर्जा, 0.68 ग्राम प्रोटीन, 0.1 ग्राम लिपिड फैट और 0.032 ग्राम सैचुरेटेड फैटी एसिड और 3.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1.6 ग्राम डाइटरी फाइबर, 1.86 ग्राम शुगर, 25 मिलीग्राम कैल्शियम आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। मूली में विटामिन सी की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा ये फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। मूली में एंथ्रोसाइनिन नामक फ्लेवोनाइड की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो दिल के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अब अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है? शर्करा, वसा, लवण, प्रोटीन। आंसर प्रोटीन। व्याख्या। प्रोटीन को मानव शरीर का निर्माण खंड माना जाता है। इसका उपयोग कोशिकाओं के विकास और निर्माण के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि प्रोटीन शरीर के विकास, नई कोशिकाओं के निर्माण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। कार्बोहाइड्रेट, पेप्सिन, एंजाइम, स्टार्च, हार्मोन्स, कीरेटिन, प्रोटीन, प्रोजेस्टेरोन। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन, कीरेटिन। इस प्रकार से राइट आंसर बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। प्रश्नगत सूचियों का सही सुमेलन निम्न प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन, कीरेटिन। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ तेल संपन्न बीजों को लंबी अवधि तक उनके तेल में किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रतिऑक्सीकारक, वसा। आंसर प्रतिऑक्सीकारक। अब देख लेते हैं व्याख्या। प्रतिऑक्सीकारक किसी उपस्थिति के कारण कुछ तेल संपन्न बीजों को लंबी अवधि तक उनके तेल में किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रतिऑक्सीकारक वे अणु हैं जो अन्य अणुओं को ऑक्सीकरण से बचाते हैं या अन्य अणुओं की ऑक्सीकरण प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। ऑक्सीकरण एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन ऑक्सीकारक एजेंट को स्थानांतरित हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है? कास्टिक सोडा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन बी। व्याख्या। सोडियम बेंजोएट खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। आपको बता दें कि सोडियम बेंजोएट कैल्शियम प्रोपियोनाइट और पोटेशियम फार्मेट का उपयोग माइक्रोबियल विकास को रोकने के लिए किया जाता है जो खराब होने का कारण बनता है और रंग, बनावट व स्वाद में परिवर्तन को धीमा करता है। पोटेशियम फार्मेट और पोटेशियम बेंजोएट दोनों फफूंद व खमीर को रोककर खराब होने से रोकते हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं बनाया गया है? ऑक्सैलिक अम्ल, टमाटर, फार्मिक अम्ल, सिरका, लैक्टिक अम्ल, दूध, साइट्रिक अम्ल, नींबू। आंसर फार्मिक अम्ल, सिरका, ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियों, जुआ, शहद की मक्खियों, बिच्छू और बर्रों के डंकों में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल का दूसरा नाम मेथनोइक अम्ल है, जबकि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसे एथेनोइक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि टमाटर में मौजूद ऑक्सैलिक अम्ल मुख्य एसिड होता है। वैसे टमाटर में साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल जैसे 10 से अधिक प्रकार के अम्ल होते हैं। अब अगला प्रश्न, स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद किसका हिस्सा है? स्वच्छता, सामाजिक स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर व्यक्तिगत स्वच्छता, ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं व्याख्या। स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद व्यक्तिगत स्वच्छता का हिस्सा है। स्वच्छ वातावरण में ही स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आपको बता दें कि स्वच्छता रखने से ना तो बीमारियां बढ़ती हैं और ना पेयजल और खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं और ना पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? एड्स, डेंगू, खसरा, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी, एड्स, डेंगू और खसरा। व्याख्या, बैक्टीरिया हानिकारक पदार्थ विष का उत्पादन करके ऊतकों पर आक्रमण करके या दोनों तरीकों से बीमारी का कारण बन सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ बैक्टीरिया से सूजन हो सकती है जो दिल, फेफड़े, तंत्रिका तंत्र, गुर्दे या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मार्ग को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु लाभदायक भी होते हैं। कुछ जीवाणु हैजा, बुनियादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक या क्षय रोग, प्लेग जैसे कई रोग उत्पन्न करते हैं। अब अगला प्रश्न, कब्ज के रोगियों के लिए किस प्रकार का आहार दिया जाता है? कम रेशा-युक्त पदार्थ, अधिक रेशा-युक्त पदार्थ, कोमल रेशा-युक्त पदार्थ, बिना रेशा-युक्त पदार्थ। आंसर अधिक रेशा-युक्त पदार्थ। अब देख लेते हैं व्याख्या। कब्ज के रोगियों के लिए अधिक रेशा-युक्त पदार्थ का आहार दिया जाता है। बीन्स, दाल, छोले और मटर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। आपको बता दें कि फाइबर ऐसा पोषक तत्व है जो पाचन को सही करने के साथ कब्ज को कम करता है। कब्ज होने पर कच्चा केला नहीं खाना चाहिए, जबकि पका केला खाना फायदेमंद होता है। इसलिए कब्ज होने पर प्रोसेस्ड और जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ये पेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें फैट और मैदा पाया जाता है जो आंतों को नुकसान पहुंचाता है। अब अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? मच्छर का काटना, दवा की सुइयां साझा करना, दूषित पानी पीना, उपरोक्त सभी। आंसर दवा की सुइयां साझा करना। अब देख लेते हैं व्याख्या। हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का मुख्य कारण दवा की संक्रामक सुइयां साझा करना है। यह बीमारी दूषित पानी या भोजन, अनुचित स्वच्छता और खराब व्यक्तिगत स्वच्छता के संपर्क में आने से होती हैं। अर्थात यह बीमारी दूषित भोजन ग्रहण करने, दूषित जल और इस बीमारी के ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती हैं। अब अगला प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? टीकाकरण, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी, टीकाकरण, संतुलित आहार और व्यक्तिगत स्वच्छता। अब देख लेते हैं व्याख्या। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए टीकाकरण, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता आवश्यक है। स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का चयन करना तथा सही अनुपात में खाना आहार को गुणकारी एवं संतुलित बनाने का एक तरीका है। आपको बता दें कि संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट से कुल 60 से 70% कैलोरी, 10 से 12% प्रोटीन से तथा वसा से 20 से 25% कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रदूषण किसी कीड़े के काटने से कीटाणुओं के प्रवेश के कारण बंद होता है। प्रदूषण किसी जानवर के काटने से कीटाणुओं के प्रवेश के कारण होता है। प्रदूषण पीने के पानी या खाद्य पदार्थों में कीटाणुओं के प्रवेश के कारण होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर प्रदूषण पीने के पानी या खाद्य पदार्थों में कीटाणुओं के प्रवेश के कारण होता है। ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं व्याख्या। प्रदूषण पीने के पानी या खाद्य पदार्थों में कीटाणुओं के प्रवेश के कारण होता है। प्रदूषण एक अवांछित घटक, दूषित पदार्थों को या सामग्री में अशुद्धता, भौतिक शरीर, प्राकृतिक वातावरण, कार्यस्थल आदि की उपस्थिति है।
आपको बता दें कि संसाधन अथवा भंडारण के समय पहले बाद में खाद्य पदार्थ में हानिकारक अखाद्य अथवा आपत्तिजनक बाहरी पदार्थों जैसे रसायन, सूक्ष्मजीव, तनुकारी पदार्थ की उपस्थिति संदूषण कहलाती है। अब अगला प्रश्न, पामिटिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है? वनस्पति तेल में, देसी घी में, पेट्रोल में, डीजल में। आंसर वनस्पति तेल में। अब देख लेते हैं व्याख्या। पामिटिक एसिड IUPAC नामकरण में हेक्साडेकोनोइक एसिड 16 कार्बन श्रृंखला वाला एक फैटी एसिड है। यह मक्खन, पनीर, दूध, बीफ जैसे खाद्य पदार्थों में जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाला सबसे समान संतृप्त वसीय अम्ल है। आपको बता दें कि इसका रासायनिक सूत्र CH3CH2 14COOH है। पामिटिक एसिड की खोज एडमंड फ्लेमी ने 1840 में सैपोनिफाइड पाम तेल में की थी। इसके उत्पादन के लिए ताड़ के तेल में ट्राइग्लिसराइड्स वसा को उच्च तापमान वाले पानी द्वारा हाइड्रोलाइज किया जाता है। अब अगला प्रश्न, फल और सब्जियों में कौन शर्करा बहुतायत मात्रा में मिलती है? मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, इनमें से कोई नहीं। आंसर मोनोसैकेराइड्स, ऑप्शन ए। व्याख्या। मोनोसैकेराइड्स फल और सब्जियों में कौन शर्करा बहुतायत मात्रा में मिलती है, इसे अंग्रेजी में डाइसैकेराइड कहते हैं। ये भी मोनोसैकेराइड्स एकल शर्करा की तरह जल में घुलनशील शर्करा है। इसका सम्मान सूत्र CN(H2N-CON-1) या C12H22O11 है। इसका निर्माण दो मोनोसैकेराइड्स एकल शर्करा के दो अणुओं से होता है। सुक्रोज, ग्लूकोज, राइबोज आदि मोनोसैकेराइड के उदाहरण हैं। अब अगला प्रश्न, कैल्शियम का अवशोषण तथा उपयोगिता बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लैक्टोज की, सुक्रोज की, डेक्ट्रोज की, ग्लूकोज की। आंसर लैक्टोज की। व्याख्या। कैल्शियम का अवशोषण तथा उपयोगिता बढ़ाने के लिए लैक्टोज की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले आंत वनस्पति के विकास का समर्थन करने के लिए अनहाइड्रोलाइज्ड लैक्टोज का उपयोग प्रीबायोटिक के रूप में किया जाता है, जिसे कैल्शियम अवशोषण बढ़ाने वाले के रूप में पहचाना जाता है। इस प्रकार लैक्टोज के हाइड्रोलाइज्ड और अनहाइड्रोलाइज्ड दोनों रूप स्तनधारियों में कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाने में सकारात्मक रूप से शामिल होते हैं। अतः लैक्टोज की उपस्थिति जानवरों में कैल्शियम अवशोषण को उत्तेजित कर सकती है। अब अगला प्रश्न, एलोवेरा में निम्न में से कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, केवल 1, 2 और 3। आंसर केवल 1, 2 और 3। व्याख्या। एलोवेरा में विटामिन ए, सी, ई, फॉलिक एसिड, कोलिन, B1, B2, B3 और B6, विटामिन B12 होता है और करीब 20 प्रकार के मिनरल्स जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर और मैग्नीज शामिल हैं। आपको बता दें कि इस प्रकार एलोवेरा में 20 एमिनो एसिड, 10 विटामिन, 20 खनिज शर्करा, लिगेंड एंजाइम, प्राकृतिक ह्यूमेंटेंट्स, फैटी एसिड और पानी से भरपूर सैलिसिलिक एसिड होते हैं। आपको बता दें कि एलोवेरा जूस में भरपूर पोषक तत्व होते हैं और खाली पेट एलोवेरा जूस पीने से पाचन तंत्र एकदम अच्छा होता है। अब अगला प्रश्न, मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। आंसर विटामिन सी। अब देख लेते हैं व्याख्या। विटामिन सी मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसे एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। यह शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है क्योंकि यह ऊतक की मरम्मत और एंजाइम से संबंधित कार्यों में शामिल है। अब अगला प्रश्न, आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? पेप्सिन, पित्ताशय, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2, 3 सभी। आंसर केवल 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देख लेते हैं व्याख्या। आमाशय में पहुँचे भोजन में पाए जाने वाले जीवाणुओं को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl रस नष्ट करता है। जठर रस में उपस्थित HCl भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और इसमें उपस्थित जीवाणु को भी नष्ट करता है। आपको बता दें कि आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो हमारे शरीर को रोगजनक जीवाणुओं को मारने में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन H और क्लोरीन Ci से बना होता है। वह हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन के बीच एक एकल सहसंयोजक आबंध है।
अब अगला प्रश्न, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, मेसी तंत्र की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अवक्षय, लैक्टिक एसिड का संचय। आंसर लैक्टिक एसिड का संचय। अब देख लेते हैं व्याख्या। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों की थकान लैक्टिक अम्ल के संचय का कारण बनती है। व्यायाम या लंबे समय तक शारीरिक गतिविधि के दौरान सभी मांसपेशियों की कोशिकाओं को एरोबिक रूप से ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आपको बता दें कि मांसपेशी कोशिकाएं फिर अवयवीय रूप से श्वसन करती हैं और लैक्टिक एसिड का उत्पादन करती हैं। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने से ऐंठन होती है, अतः लैक्टिक एसिड के निर्माण से मांसपेशियों में थकान और दर्द होता है। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।